हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे पर्ज सीरीज के चौथे पार्ट को, जिसका नाम है दी फर्स्ट पर्ज। और ये पार्ट पर्ज सीरीज का प्रीक्वल है। मतलब इस पार्ट में हमें पता चलेगा कि पर्ज की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है सन 2014 में। अमेरिका देश में जीडीपी और इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। बेरोजगारी पीक पर है, जिस कारण से चोरी और मर्डर जैसी वारदातें भी बढ़ती जा रही थी। बेसिकली चारों तरफ क्राइसिस थे। और इस समय सत्ता में आती है एक नई पार्टी जिसका नाम है NFFA, यानी कि न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका। और इनका प्रेसिडेंट जनता से प्रॉमिस करता है कि वो देश के हालात सुधारने के लिए कुछ भी करेगा। इसके 3 साल बाद अनाउंस किया जाता है कि NFFA स्टेटन आइलैंड पर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, जिसमें वो 12 घंटों के लिए सभी क्राइम्स को लीगल कर देंगे। तो हाँ, पहले पर्ज को एक आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट के रूप में किया गया था और ये पर्ज का आइडिया डॉक्टर मे का है। अब कोई इस आइलैंड को छोड़कर ना जाए, इसके लिए NFFA इन लोगों को $5000 भी दे रहे थे, सिर्फ इस आइलैंड पर रुकने के लिए। और अगर वो पर्ज में हिस्सा लेकर किसी को मारते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो बेसिकली इस आइलैंड पर वही लोग हैं जो कि गरीब हैं या जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। और पर्ज में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के अंदर एक ट्रैकर लगाया जाएगा और उन्हें कैमरे वाले कॉन्टेक्ट लेंस भी दिए जाएंगे ताकि उनके कारनामे रिकॉर्ड किए जा सके। अब ढेर सारे लोग एक्सपेरिमेंट के खिलाफ भी थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट की लीडर थी सोशल एक्टिविस्ट नाया। वही नाया का छोटा भाई आइजेया जल्दी पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बेच रहा था। आइजेया के पास एक्सोलेटर नाम का एक सनकी आदमी आता है और उसकी गर्दन पर एक कट मार के भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ के ड्रग लॉर्ड डिमिट्री को। डी अपने सभी डीलर्स को कहता है कि वो लोग पर्ज में हिस्सा नहीं लेने वाले। वो इस आइलैंड से बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ढेर सारे ड्रग्स और ब्लैक मनी है, तो वो लोग शांति से अपने अपने घरों में ही रहेंगे। इधर नाया को पता चलता है कि उसका भाई ड्रग डील करने गया था, तो वो गुस्से में डिमिट्री के पास जाती है और उसे डांटने लगती है। डी उसे समझाता है कि उसे पता ही नहीं था कि आइजेया भी उसकी गैंग में शामिल हुआ है। हमें ये भी पता चलता है कि नाया डी की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्योंकि डी गलत धंधे करता है तो उसने डी को छोड़ दिया था। डी नाया को समझाता है कि पर्ज नाइट को वो उसके साथ रहे और वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। नाया इसके लिए मान ही गई थी, लेकिन फिर डी कहता है कि वो एक्सेलेटोर को भी संभाल लेगा। और ये सुनकर नाया गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन आइजेया भी नाया से छुपकर पर्ज में हिस्सा लेने जाता है। उनके अपार्टमेंट की हालत काफी बुरी थी और नाइजेया एक्सेलेटोर को भी मारना चाहता था। पर्ज के कारण वो उसे मार भी देगा और उसे इस काम के अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। शाम होते ही स्टेटन आइलैंड पर आने जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है। नाया कई सारे लोगों को लेकर चर्च में इकट्ठा होती है, क्योंकि अगर ये लोग अकेले रहे तो इन्हें ज्यादा खतरा था। ये लोग इस रात को शांति से बिताना चाहते थे। आइजेया ने नाया से झूठ बोला था कि वो आइलैंड के बाहर अपने अंकल के यहाँ चला गया है, जबकि वो आइलैंड पर ही था। कुछ देर बाद टीवी पर अनाउंसमेंट की जाती है कि अब से 12 घंटों के लिए सभी क्राइम्स लीगल हैं और एक सायरन के साथ पहले पर्ज की शुरुआत होती है। आइजेया एक गन लेकर एक्सेलेटोर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन कुछ देर तक चारों तरफ शांति बनी रहती है। एक आदमी पर्ज का फायदा उठाकर ATM लूटने आता है, तो एक्सेलेटोर उसे पीछे से स्टेप कर मार देता है और पर्ज का पहला किल करता है। NFFA इस वीडियो को चारों तरफ वायरल करवा देती है ताकि और भी लोग इसे देखकर मोटिवेट हों। आइजेया को स्केलेटोर तो नहीं, लेकिन अपने भाई लोग मिल जाते हैं और वो उसे लेकर पास में हो रही पर्ज पार्टी में जाते हैं। NFFA ये देख काफी गुस्सा होता है कि लोग एक दूसरे को मारने की वजह पार्टी कर रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। स्केलेटोर भी इस पार्टी में आ जाता है, लेकिन उसे तो पर्ज करना था। वो यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये देख चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आइजेया स्केलेटोर पर गन पॉइंट करता है, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत वो नहीं कर पाता और स्केलेटर एक बार फिर उसे डरा के भगा देता है। दूसरी तरफ डिमिट्री भी टाइम पास के लिए 2 प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है। रहा नहीं जाता। लेकिन उन दोनों ने डी की सुपारी ले रखी थी। वो दोनों उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन डी ऐसे ही डॉन नहीं बन गया। वो अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ जाता है और वो दोनों उगल देती हैं कि उन्हें डी के ही एक गैंग मेंबर कैपिटल ए ने भेजा था।
क्योंकि वो उसके बदले डॉन बनना चाहता है। इधर भागते हुए आइजेया एक दूसरी गैंग के अड्डे में घुस जाता है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। डर के मारे आइजेया नाया को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो आइलैंड पर ही है और उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर नाया उसे ढूंढती हुई यहाँ आ जाती है, लेकिन स्केलेटर उसे पकड़ लेता है। ये देख आइजेया उसकी पीठ में कांच घुसा देता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर डिमिट्री उन दोनों लड़कियों को चारा बनाकर कैपिटल ए को बाहर बुलाता है और फिर उसे और उसके सभी साथियों को गोली मार देता है। इधर एनएफएफए को अच्छा नहीं लग रहा था कि ज्यादातर लोग पर्ज में हिस्सा नहीं ले रहे थे और इसके लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। इधर नाया और आइजेया एक बाइक गैंग को देखते हैं जिनके पास हथियार थे। डॉक्टर में भी देखती है कि अचानक ही कई सारी गैंग्स मास्क पहनकर बाहर निकली है और लोगों को मार रही है। इधर डिमिट्री जब वापस अपने अड्डे पर जा रहा था तब एक जलता हुआ ट्रक उनकी कार से टकराता है और डिमिट्री देखता है कि उनके ठीक सामने एक मास्क गैंग कुछ लोगों को मार रही थी। डिमिट्री तुरंत अपनी कार से बाहर निकलकर उन गैंग के लोगों को मार देता है। नाया आइजेया को लेकर चर्च पहुंचती है तो उन्हें वहां एक भयानक मंजर देखने को मिलता है। बाइक गैंग ने चर्च के अंदर फायरिंग कर उसके अंदर के सभी लोगों को मार डाला था। बाइक गैंग के वहां से जाने के बाद नाया चेक करने जाती है और वहां उसकी फ्रेंड लूजी और उसकी बेटी सेलिना ही जिंदा बचे थे। नाया उन दोनों को लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। इधर डी उन गैंग मेंबर्स को चेक करता है और उन्हें पता चलता है कि ये लोग मर्सनरीज हैं जो कि पैसे लेकर मर्डर करते हैं और इन्हें किसी ने आइलैंड के बाहर से हायर किया है। डॉक्टर मे को भी इतनी सारी गैंग्स देखकर शक हो जाता है। वो चेक करती है कि ये सभी गैंग्स एक ही वेयर हाउस से निकली थी और ये लोग ट्रेकर्स के जरिए लोगों की लोकेशन पता लगा रहे थे। मतलब इन्हें एनएफएफए ने ही हायर किया है ताकि अगर पर्ज में कोई कमी हो तो ये लोग उसे पूरा कर दे। डॉक्टर मे को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं था। चीफ उसे समझाता है कि एक्सपेरिमेंट से वो गरीब लोगों को मिटा देना चाहते हैं ताकि उनके लिए कोई योजना ना निकालनी पड़े और उन्हें देश में वही लोग चाहिए जो कि सरकार को भारी टैक्स दे सकें। डॉक्टर मे को रियलाइज होता है कि एनएफएफए गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाना चाहती है। वो इस करप्शन को एक्सपोज करने की धमकी देती है तो उसे भी मरवा दिया जाता है। इधर डी को रियलाइज होता है कि ये मर्सनरी एनएफएफए ने हायर किए हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा और इन गुंडों से अपने आइलैंड के लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। डी अपने अड्डे पर जाता है जहां ये लोग भारी गोला बारूद लेकर पर्जर्स को मारने निकल पड़ते हैं। इधर नाया और बाकी सभी किसी तरह बचते बचाते अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। डी को एक मर्सनरी का हेडफोन मिल गया था और उन्हें पता चल रहा था कि ये गैंग्स कहां पर अटैक करने जा रही हैं। तो वो लोग भी उसी जगह पहुंचकर सभी पर्जर्स को निपटा देते हैं। इसके बाद डी को पता चलता है कि एक गैंग सस्ते अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को मारने जा रही है और इसी अपार्टमेंट में नाया भी रहती है। ये सुनकर डी अपनी गैंग को लेकर वहां जाने लगता है, लेकिन मर्सनरीज पहले ही बिल्डिंग में घुस चुके थे। डी कोई प्लान बनाए उसके पहले ही एनएफएफए के कुछ ड्रोन्स उसकी गैंग पर शूट करने लगते हैं। डी एक कार के नीचे छुप जाता है और जब वो कुछ देर बाद बाहर निकलता है तो उसके सभी साथी मारे जा चुके थे और अब नाया को उसे अकेले ही बचाना होगा। वो तुरंत नाया को कॉल कर कहता है कि ये लोग एक एक करके सभी फ्लोर्स के लोगों को मारेंगे तो वो लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ही छुपे रहें। इसके बाद डी बिल्डिंग में एंटर करता है और देखता है कि गैंग ने लाशों के ढेर लगा दिए थे। ये लोग हर फ्लोर पर जाकर वहां के सभी लोगों को मारते जा रहे थे। डी बिल्डिंग की लाइट बंद करता है और अंधेरे का फायदा उठाकर इन गैंग मेंबर्स को एक एक करके मारता है, लेकिन ये लोग नाया के फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। नाया खुद एक गुंडे को मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरा गुंडा अंदर आ चुका था और तभी डी उसे हेडशॉट दे देता है। अपने मेंबर्स को मरा हुआ देख इस गैंग का लीडर कुछ और लोगों को भी बुला लेता है और सभी नाया के रूम में फायरिंग करने लगते हैं। यहाँ तक इनके पास एक आरपीजी भी थी जिससे पूरे अपार्टमेंट को उड़ाने वाले थे। डी एक मिरर के थ्रू ये सब देख लेता है, लेकिन फायरिंग के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी इस गैंग के पीछे स्केलेटोर आता है और पागलों की तरह 3 लोगों को मार देता है, लेकिन फिर वो खुद भी मारा जाता है। ध्यान भटने के कारण डी तुरंत ही एक C4 एक्सप्लोजिव को गैंग के पास फेंकता है और उसे शूट कर ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में गैंग के सभी लोग मारे जाते हैं। कुछ देर बाद सायरन बजता है और पर्ज खत्म होने की अनाउंसमेंट की जाती है। डी और नाया सभी लोगों को लेकर बाहर निकलते हैं। आइलैंड के सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आते हैं। डी प्रॉमिस करता है कि वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें फाइट बैक करना होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट टीवी पर अनाउंस करता है कि आइलैंड का पर्ज एक्सपेरिमेंट काफी सफल रहा है और अगले साल से पर्ज पूरे देश में मनाया जाएगा। मतलब अमेरिका के सभी लोग पर्ज में हिस्सा ले सकेंगे।
और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पर्ज की शुरुआत हुई थी और फिर आगे पर्ज में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आप पर्ज सीरीज के 3 पार्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन लोगों की जगह होते तो आप पर्ज की नाइट पर क्या करते, कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरीज का 5वां पार्ट जिसका नाम है दी फॉरएवर पर्ज उसे भी रिलीज किया जा चुका है और मैं जल्द ही फॉरएवर पर्ज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द दी फॉरएवर पर्ज के साथ।